हाय डियर स्टूडेंट्स। आज बच्चों हमारा टॉपिक है ईएसआर। ईएसआर का फुल फॉर्म होता है अरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यानी कि जो आरबीसीज होते हैं वो सेटल डाउन होंगे एक डेफिनिट टाइम में। उसके बाद हम उनकी रीडिंग नोट करेंगे, उसको हम ईएसआर बोलते हैं। इसके लिए जो हमारे पास ब्लड सैंपल होना चाहिए वो 2 एंटीकोगुलेंट्स में हम इसको यूज़ करते हैं। एक होता है हमारा सोडियम साइट्रेट 3.8%, दूसरा होता है ईडीटीए। ये जो ईएसआर टेस्ट है ये एक प्रोग्नोस्टिक टेस्ट है। किसी कंफर्म डिजीज़ के लिए ये नहीं किया जाता है। ये पेशेंट के जो प्रोग्नोसिस होता है उसमें हेल्प करता है कि पेशेंट जो है उसका डायग्नोसिस जो है वो किस टाइप का है, इम्प्रूव कैसे हो रहा है, उसको देखने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। इसके जो मेथड्स होते हैं वो मेथड्स इस प्रकार हैं। एक होता है वेस्टरग्रेन मेथड, एक होता है विंट्रोप मेथड, एक होता है माइक्रो ईएसआर मेथड। जो वेस्टरग्रेन मेथड होता है इसमें हम वेस्टरग्रेन जो ट्यूब है उसका इस्तेमाल करते हैं। जो विंट्रोप मेथड होता है इसमें हम एक विंट्रोप ट्यूब का हम यूज़ करते हैं। दूसरा जो माइक्रो ईएसआर मेथड होता है ये स्मॉल बेबीज़ के लिए किया जाता है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें प्रॉपर ब्लड नहीं आता है, इसमें कम ब्लड का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं माइक्रो ईएसआर मेथड। इसके बाद हम जो हमारा फर्स्ट टेक्निक है वेस्टरग्रेन मेथड है उसको हम डिटेल्स में बताएंगे। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो ये होता है कि इसमें कुछ स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। हम जो ब्लड को हमारा जो साइट्रेट और ईडीटीए ब्लड होता है उसको ट्यूब में फिल करते हैं 0 मार्क तक, उसको फिर हम स्टैंड पे रख देते हैं और जो अपने आप आरबीसी नीचे सेटल होते हैं उनकी हम रीडिंग नोट करते हैं। उसी के बेस पर इसका जो प्रिंसिपल वहाँ पर डिपेंड करता है। स्टेजेस में जो फर्स्ट इसमें पॉइंट आता है उसका नाम है रोलेक्स फॉर्मेशन। रोलेक्स फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो आरबीसीज होते हैं वो रोलेक्स जैसे सिक्के होते हैं, कॉइन्स होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर हम रख देते हैं। ऐसे जो आरबीसीज होते हैं वो आरबीसी एक दूसरे के ऊपर आते हैं और एक फॉर्मेशन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। ये प्रोसेस होता है 10 मिनट के लिए। अगला जो प्रोसेस है वो सेडिमेंटेशन मेथड होता है। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि जो उसमें सेल्स होते हैं वो नीचे बैठते हैं आराम आराम से, तो उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन मेथड। और सेटलिंग टेक्निक जो होती है इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, इसका टाइम होता है 40 मिनट। जो इसमें लास्ट जो इसका प्रोसेस होता है उसको हम पैकिंग बोलते हैं। यानी कि लास्ट के जो 10 मिनट होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो ईएसआर होता है वो फाल होता है, नीचे गिरता है। इसमें जब आरबीसीज पूरे रोलेक्स फॉर्मेशन में आ जाते हैं तो तुरंत एकदम जो आरबीसी वो नीचे बैठ जाते हैं और जो ऊपर का पार्ट होता है प्लाज्मा उसकी हम रीडिंग वहाँ पर नोट करते हैं। इसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे इक्विपमेंट्स। हमें जो हमारा टेस्ट करने के लिए हमारे पास वेस्टरग्रेन ट्यूब होनी चाहिए। वेस्टरग्रेन की टोटल जो लेंथ होती है वो होती है 300 mm। 200 mm उसमें मार्किंग होती है, जो 100 mm है वो ऊपर से ब्लैंक होता है। उसका जो डायमीटर होता है, इंटरनल बोर होता है, वो 2.5 mm होता है। उसके लिए हमारे पास जो ब्लड होना चाहिए वो ईडीटीए ब्लड होना चाहिए या सोडियम साइट्रेट ब्लड होना चाहिए। और हमारे पास ईएसआर स्टैंड होना चाहिए। ईएसआर स्टैंड में हम वहाँ पर उसमें लगाएंगे ताकि वो 1 घंटे तक वहाँ पर लगा रहे और उसमें जब हम फिल करेंगे उसमें बबल्स नहीं होने चाहिए। जो हमारे पास जो रिएजेंट्स होता है और हमारा ब्लड है उनका जो रेशो होता है वो होता है 3.8% सोडियम साइट्रेट हम लेंगे 0.4 ml
और जो होल ब्लड है वो 1.6 ml। तो हमारा रेशो हो जाएगा 1:4। ये रेशो में हम एंटीकोगुलेंट और ब्लड का हमारा रेशो है। अगर हमारे पास EDTA ब्लड है और सोडियम साइट्रेट ब्लड नहीं है तो हम क्या करेंगे, फिर उसमें लेंगे हम 3.8% सोडियम साइट्रेट 0.4 ml, और जो ब्लड है EDTA ब्लड वो लेंगे 1.6 ml। दोनों को मिक्स करेंगे और टेस्ट के लिए यूज करेंगे। इनका रेशो भी जो होगा 1:4 रेशो हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब हमारा जो ये रेडी है टेस्ट के लिए। अब हम आगे इसका प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्लड को मिक्स करेंगे एंटीकोगुलेंट के साथ में, और मिक्स करने के बाद फिर हम पिपेट लेंगे। सबसे पहले जो पिपेट है उसमें ऊपर तक ब्लड को हम वहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ऊपर तक लेंगे। फिर सेकंड टाइम में हम उसको फिर उसी डायरेक्शन में हम ब्लड को वापस लेंगे और 0 मार्क तक हम वेस्टर्न ट्यूब को फिल करेंगे, पूरा उसको भर लेंगे। उसके बाद जो हमारा जो रैक है, जो हमारा वेस्टर्न जो स्टैंड है, रैक है, उसके अंदर हम इस ट्यूब को फिट कर देंगे। और फिट करने के बाद में हम वहाँ पे 1 घंटे तक हम उसको वेट करेंगे। 1 घंटे में जो उसमें 3 स्टेज होंगी। जो पहली स्टेज होगी वो होगी एग्रीगेशन और रोलेक्स फॉर्मेशन, उसका टाइम 10 मिनट होगा। उसके बाद सेटलिंग और सेडिमेंटेशन होगा आरबीसी का, उसका टाइम 40 मिनट होगा। फिर पैकिंग होगी, उसका टाइम 10 मिनट होगा। उसके बाद जब इसमें नीचे आरबीसी बैठ जाएंगे और ऊपर का जो पार्ट प्लाज्मा पार्ट होता है, उसको जो प्लाज्मा है वो कितना है उसको हमें रीडिंग नोट करना है। और रीडिंग नोट करके हम फिर उसको जो पेशेंट है कंसर्न उसको हम रिपोर्टिंग दे देंगे। इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं वो होती है 0 to 10 mm पर फर्स्ट आवर होती है ये मेल में, और 5 to 15 mm होती है फीमेल में। फीमेल में थोड़ा ESR ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द मेल, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है, जो आरबीसीज काउंट होते हैं, वो मेल में थोड़े ज़्यादा होते हैं और फीमेल में थोड़े कम होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है, कुछ फैक्टर्स हैं जो इसमें अफेक्ट करेंगे, जिसके लिए हमारा जो रिपोर्ट है उसमें कुछ चेंज आ सकता है। उस चेंजिंग को देखने के लिए इसमें लिखा है कि यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं। पहला जैसे फैक्टर है उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर। उसमें जो प्लाज्मा है फैक्टर्स है कि जो प्लाज्मा के अंदर चेंजेस आ सकता है, वहाँ पे फाइब्रिनोजर, ग्लोब्युलिन्स या कोई कोलेस्ट्रोल, तो उसमें हैवी अगर वेट का कोई भी सब्सटेंस है तो वो रोलेक्स फॉर्मेशन बनने में वहाँ पर प्रॉब्लम होगी। रेड सेल फैक्टर होता है कि जो आरबीसीज होते हैं उसमें एनीमिया तो नहीं है किसी को, पॉलीसाइथीमिया तो नहीं है, तो ये सब जो इसमें हाइपोक्रोमिक तो नहीं है वहाँ पे, या हाइपरक्रोमिक तो नहीं है, ये इसमें यहाँ पे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। या उसको एज फैक्टर, सेक्स फैक्टर, सेक्स में यानी कि फ़ीमेल में कम होता है और मेल में थोड़ा, मेल में कम होता है, फीमेल में ज़्यादा होता है। एज फैक्टर है, प्रेगनेंसी है, तो ये सब जो फैक्टर होते हैं ये इसमें जो हमारा ESR होता है इसमें अफेक्ट करते हैं। लेबोरेटरी फैक्टर्स होते हैं, टेम्परेचर है, टेम्परेचर ठीक से नहीं दिया है, टेम्परेचर इसमें जो हमारा ESR है इसमें रोल प्ले करता है। टाइम है, टाइम अगर हमने इसको दिया भाई 1 आवर है, किसी ने टाइम काउंट नहीं किया, टाइम ज़्यादा कर दिया, कुछ कम टाइम में ही कर लेते हैं उसको, तो उससे भी हमारे रिपोर्ट में चेंज आएगा। एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, EDTA है, बैलेंस ऑक्सलेट है, डिफरेंट टाइप्स के एंटीकोगुलेंट होते हैं। इसका जो रियल जो रिपोर्ट आता है वो सोडियम साइट्रेट्स में आता है। ट्यूब फैक्टर है, ट्यूब में कोई प्रॉब्लम्स है या ठीक से फिल नहीं किया ट्यूब को, उसमें बबल्स आ गए, एयर बबल्स आ गए, तो ये सब जो सब फैक्टर होते हैं ये हमारी रिपोर्ट्स में चेंजेस कर देते हैं। अगला जो टेक्निक है हमारा वो विंट्रोप मेथड है। विंट्रोप मेथड में हम जो ब्लड सैंपल यूज़ करते हैं वो EDTA ब्लड सैंपल यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। इसमें सोडियम साइट्रेट वाला जो हमारा ब्लड है उसको यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें जो हमारा जो विंट्रोप ट्यूब होता है वो एक तरफ से बंद होता है, एक तरफ से वो खुला होता है, जबकि हमारा वेस्टर्न ट्यूब जो है दोनों साइड से वो ओपन होता है। इसका जो प्रिंसिपल है
प्रिंसिपल दोनों का सेम है, वही आरबीसी जो हैं यहाँ पर नीचे सेटल करेंगे, एक प्रॉपर वॉल्यूम लेंगे यहाँ पे हम। सेटल होने के बाद ऊपर का पार्ट प्लाज्मा होगा, 1 घंटा हम वेट करेंगे। उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसको हम वहाँ पर जो कंसर्न पेशेंट है उसको हम देंगे। इसके बाद हमारे पास जो इक्विपमेंट्स है वो क्या क्या होने चाहिए। हमारे पास एक विंट्रोप ट्यूब होनी चाहिए जिसकी लेंथ जो है 11 सेंटीमीटर होती है और उसका जो डायमीटर होता है वो 2.5 mm उसका डायमीटर होता है। हमें होल ब्लड की ज़रूरत है, यहाँ पे EDTA ब्लड हम कलेक्शन करेंगे 2 ml और कलेक्शन करने के बाद हम इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। हमारे पास विंट्रोप स्टैंड होना चाहिए, एक टाइमर होना चाहिए जिसमें हम 1 घंटा वो वहाँ पे हम उसको वेट करेंगे। ड्राई कॉटन होना चाहिए, टिश्यू पेपर होना चाहिए। तो जो टाइमर हम यूज़ करेंगे उसमें टाइम फिक्स कर देंगे ताकि वो हमें ठीक टाइम पे हम उसकी रिपोर्ट ले सकें। इसके बाद इसका प्रोसीजर होता है। इसके प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेंगे जो हमारी विंट्रोप ट्यूब है। विंट्रोप ट्यूब में हम 0 मार्क, जिसमें जो ऊपर का 0 मार्क होता है तो वहाँ तक हम भरेंगे इसमें EDTA ब्लड। भरने के बाद उसमें कोई बबल्स नहीं होना चाहिए और 0 से ऊपर उसको मार्क को फिल नहीं करना है। फिल करने के बाद में फिर उसको हम 1 घंटे के लिए वेट करेंगे। जो 1 आवर होगा उसमें परफेक्ट टाइम होना चाहिए। उसके बाद हम रीडिंग को नोट करेंगे और उसके बाद जो कंसर्न पेशेंट है या हम अपने रजिस्टर में रिपोर्ट को नोट करेंगे। रीडिंग हम नोट करेंगे उसकी, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और उसको जो फर्स्ट आवर के रूप में यानी कि एंड ऑफ फर्स्ट आवर हम उसको रिपोर्टिंग करते हैं। इसका रिपोर्टिंग करने का ये टेक्निक होता है। इसमें क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेना है। प्रिकॉशंस जो हमें टेस्ट के दौरान लेंगे उसमें कोई एयर बबल्स नहीं होना चाहिए अंदर, और जो उसका डायमीटर है वो 2.5 mm होना चाहिए और उसकी जो लेंथ है वो 11 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो ट्यूब्स होती हैं उसमें पहले से कोई टेस्ट किया हुआ है तो दूर उसमें कोई भी आर्टिफैक्ट्स नहीं होना चाहिए। टेस्ट ट्यूब को पहले हमें चेक करना है, वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, टर्बिडिटी उसके अंदर में नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमारा जो अगला मेथड है, लास्ट मेथड है, उसको बोलते हैं माइक्रो ESR मेथड। जो माइक्रो ESR मेथड होता है इसमें हमें कम ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और ये हम जो इन्फेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं न्यूनेट्स, उनके लिए हम करते हैं। जो इसमें ब्लड की जो मात्रा होती है वो नियर अबाउट 0.2 ml हमें यूज़ करना है यहाँ पे। इसका जो प्रिंसिपल होता है, इसमें छोटी छोटी जो प्लास्टिक ट्यूब्स होती हैं उसमें हम वहाँ पे उसको फिल करेंगे। फिल करने के बाद फिर हम उसको वेट करेंगे और जो हमारा एक मीटर होगा, उनको ESR मीटर बोलते हैं, उसके साथ उस ट्यूब को लगाकर फिर हम उसकी रीडिंग को नोट करेंगे। इसके लिए इक्विपमेंट्स में हमारे पास प्लास्टिक ट्यूब होनी चाहिए। जो प्लास्टिक ट्यूब की जो लेंथ होती है वो 230 mm होती है। उसका इंटरनल डायमीटर जो है वो 1 mm होता है। जो EDTA ब्लड है इसमें हमें चाहिए 0.2 ml। ये हम इसके अंदर में फिल करेंगे। फिल करने के बाद फिर आगे का प्रोसेस हम करेंगे। इसमें जो प्रोसीजर है इसका, कि जो हमारे पास जो प्लास्टिक ट्यूब्स होती हैं उन प्लास्टिक ट्यूब में हम पेशेंट का ब्लड फिल करेंगे 0 मार्क तक। 0 मार्क तक फिल करने के बाद में फिर हम उसको 1 आवर के लिए वेट करेंगे। 1 आवर वेट करने के बाद में जो उसका रिज़ल्ट आएगा उसको रिज़ल्ट को हम काउंट करेंगे बाय हेल्प ऑफ द ESR माइक्रोमीटर। उसके साथ में इसको हम मैच करते हैं और मैच करने के बाद में जो रीडिंग आती है वो रीडिंग हम आगे पास कर देते हैं। इसके बाद हमारा इसमें एक और टेस्ट इंक्लूड है जिसका नाम है PCV। PCV का फुल फॉर्म होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। इसका मीनिंग होता है कि यहाँ पे RBC को हमें ज़बरदस्ती या सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा हम यहाँ पर उसको RBC को पैक करते हैं। जो पहले हमने ESR किया था उसमें सेडिमेंटेशन मेथड था, मतलब अपने आप सेल्फ RBC नीचे बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, RBC को हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे ताकि हमें पता चले कि जो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में RBC जो हैं उनका जो मार्किंग होता है वो कितना होता है। सेम हम ट्यूब यूज करते हैं विंट्रोप ट्यूब। विंट्रोप ट्यूब में 2 मार्क होते हैं,
एक जो मार्किंग होती है ऊपर 0 होती है वो ESR के लिए होती है, और ऊपर जो 100 होता है वो हमारा PCV के लिए यूज़ करते हैं। इसका प्रिंसिपल होता है कि हम एक जो हमारे पास पिपेट होती है उसमें हम भरते हैं ब्लड को 100 मार्क तक। उसके बाद उसको एक स्पेसिफिक RPM पे सेंट्रीफ्यूज करेंगे, और उसके बाद जो रीडिंग आएगा उसको हम नोट करेंगे। इसमें जो मेथड्स होते हैं, 2 मेथड होते हैं, एक मैक्रो मेथड होता है और एक माइक्रो मेथड होता है। इन दोनों मेथड को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे मैक्रो मेथड के बारे में। इसके हमारे पास जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए, विंट्रोब्स ट्यूब होनी चाहिए, और जो 100 मार्क ऊपर साइड का में होता है उसी मार्क को यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। 0 वाला हम यूज़ यहाँ पर नहीं करेंगे। EDTA सैंपल हमारे पास होना चाहिए, सेंट्रीफ्यूज मशीन होनी चाहिए, एक पासर पिपेट होनी चाहिए जिससे हम ब्लड को उसमें फिल करेंगे। इसका प्रोसीजर है कि सबसे पहले जो हमारे पास ब्लड EDTA ब्लड है उसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह, क्योंकि जो RBCs होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और प्लाज्मा ऊपर आ जाता है। तो ऊपर से हम अगर फिल कर लेंगे तो रिपोर्ट हमारी ठीक नहीं आएगी। इसलिए पहले ब्लड को अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद में जो हमारे पास विंट्रोब ट्यूब है उसमें 100 जो मार्क है, 100 वो परसेंटेज होता है, उसमें उसको वहाँ तक हम फिल करेंगे। और फिल करने के बाद में फिर हम उसमें उसको जो है टिश्यू पेपर से क्लीन करेंगे। एक्स्ट्रा ब्लड जो है उसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर हम एक और टेस्ट ट्यूब लेते हैं, दूसरे पिपेट लेते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं जो भी है हमारे पास अवेलेबल, उसको हम एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, और 3000 RPM पे उसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे। उसका टाइमिंग जो है वो 35 मिनट्स हम रखेंगे। जब हमारा ये टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम जो हमारी ट्यूब से विंट्रो ट्यूब या पिपेट जो भी है उसको बाहर निकालेंगे, और उसकी हम रीडिंग नोट करेंगे कितना परसेंट वहाँ पर उसकी रीडिंग है। परसेंट जो रीडिंग लेने के बाद में फिर हम उसको अपने रजिस्टर में नोट करेंगे और पेशेंट को रिपोर्ट हम वहाँ पर दे देंगे। इसके बाद आता है कि जो नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी होती हैं। मेल में जो नॉर्मल वैल्यू होता है इसका 40 से 54% होता है, फीमेल में 36 से 62% होता है, और चिल्ड्रन में 12 to 40% होता है। ये 10 ईयर का जो बच्चे हैं इनके बारे में हम बता रहे हैं। वो ऊपर जो मेल है वो एडल्ट है और फीमेल भी उसमें एडल्ट है। इन तीनों का हम यहाँ पे नॉर्मल रेंज बता रहे हैं। इसके बाद इसमें क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है। वैसे तो इसका कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है हमारे RBCs के ऊपर कि हमारे जो ब्लड में हैं वो कितने RBCs हैं। मेनली RBC पे ये डिपेंड करता है। तो जो अगर RBCs कम होंगे तो उसको बोलते हैं हम एनीमिया, अगर RBCs ज़्यादा होंगे तो उसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। यानी कि एनीमिया का मतलब होता है कि उसमें खून की कमी होती है। खून की कमी होने के कारण RBC कम होंगे। RBC कम होंगे तो उसका जो PCV है, जो पैक्ड सेल वॉल्यूम है, वो भी कम होगा। और अगर उसमें RBC बहुत ज़्यादा हैं तो उसमें उसका जो PCV है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि उसकी परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगी। तो इस टॉपिक में हमने आपको आज पढ़ाया है जो इसमें ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के बारे में हमने आपको लेक्चर दिया है, और जो दूसरा हमारा लेक्चर था इसमें PCV पैक्ड सेल वॉल्यूम। दैट मीन्स कि जो हमारे RBCs होते हैं जब उनको हम पैक करेंगे तो पैक करने के बाद उनका जो रिपोर्ट है वो क्या आना चाहिए, उसके बारे में हमने आपको बताया है। तो इसमें 2 टेस्ट इंक्लूड हैं हमारे इस लेक्चर में, ESR एंड PCV। थैंक यू बच्चों।